तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए, कंपोजिशन स्कीम, और उसके पहले हम लोग क्या किए थे, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो जब हम लोग ये जाने कि टाइम, वैल्यू और उसके प्लेस को कैसे कैसे डिटरमाइन करना है, तो ठीक है चलो वो तो जान लिए, लेकिन उसके साथ जो वर्ड जुड़ा हुआ है ऑफ सप्लाई, अगर मान लो वो सप्लाई हो ही ना, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हो और उसमें जो तुमको पता है कि सप्लाई क्या है, तो ही ना तुम उस पर वैल्यू चार्ज कर सके। अगर वो सप्लाई किसी कारण से है ही नहीं तो फिर उस पर वैल्यू क्या चार्ज करोगे, उसके लिए क्या टाइम निकालोगे टू टैक्स पेमेंट, और क्या तुम उस पर प्लेस जज करोगे कि कहां पर इसका पेमेंट कैसे क्या होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। तो इसीलिए हम लोग आज के क्लास में पूरा का पूरा ध्यान देंगे किस पे, कि सप्लाई कब किसी भी प्रोडक्ट को, यानी कि किसी भी गुड्स या सर्विस को कब उसको ट्रीट करेंगे कि वो सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो जीएसटी एक्ट लागू की है, और जीएसटी एक्ट में बोली हुई है कि अगर आपका ट्रांजेक्शन्स होता है फॉर दी कंसिडरेशन, ठीक है, या बोल सकते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है विथ कंसिडरेशन, ठीक है, फॉर दी परसुएंस और इन दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, यानी कि वो बिजनेस के लिए हो या बिजनेस को बढ़ाने के लिए हो। ठीक है, दोनों केस में तो तीन कंडीशंस यहां पर हम लोग को पता चल रहा है कि वो एक क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स, दूसरा क्या बोल रहा है कि वो विथ कंसिडरेशन होना चाहिए, और तीसरा क्या बोल रहा है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए, फर्दरेंस और फॉर बिजनेस, मतलब कि बिजनेस के लिए हो या बिजनेस को फर्दरेंस करने के लिए हो, दोनों में से कोई भी हो, तो ये तीन चीज आपका होना चाहिए। लेकिन मान लो कि कभी कभी केस में बोलता है कि अगर ये नहीं भी हो तो भी हम उसको क्या करेंगे, सप्लाई मानेंगे। समझ गए, ये नहीं भी हो फिर भी क्या करेंगे, हम उसको सप्लाई मानेंगे। समझ गए, तो उस कंडीशंस में अलग अलग शेड्यूल, अलग अलग रूल, अलग अलग लेजिस्लेशन दे करके ये बताए हुए हैं। तो इसमें जब आगे आते हैं तो हम लोग को एक और चीज मिलता है जिसको बोलते हैं निगेटिव लिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और बोलता है कि इस लिस्ट में अगर आप किसी प्रकार का सर्विस कर रहे हो, तो नाम से पता चल रहा होगा कि निगेटिव लिस्ट का मतलब कि उसको सर्विस क्या करेंगे, मानेंगे ही नहीं। समझ गए, उसको सर्विस लेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उन निगेटिव लिस्ट को देख लेते हैं जिसके की बारे में ये बात बोला गया है, क्योंकि अगर ये जान गए कि ये सर्विस के बारे में हम लोग को अब जानना ही नहीं है, क्योंकि अगर उस प्रकार का गुड्स या सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको जीएसटी के अंदर लेके ही नहीं आना है। तो पहले उनको जान लेते हैं कि वो कौन कौन है और उनको बाहर कर देते हैं। समझ गए, कि किनको किनको अंडर जीएसटी सप्लाई माना जाएगा पहले, तो पहले उस पर चलते हैं हम लोग। तो अंडर जीएसटी ये तुमको सेक्शन 7(2)(a) में बोला हुआ है। ठीक है, जिसको कि रीड करना है, यानी कि शेड्यूल 3 में ये सारा का सारा बात लिखा हुआ है तुमको, कि आपको क्या करना है, ये जो सर्विस या जो भी प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको सर्विस यानी कि सप्लाई उसको मानना ही नहीं है। समझ गए, तो पहले इन लोगों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसको कि अगर आप उस तरह का कोई काम कर रहे हो तो उसमें उसको सप्लाई लेंगे ही नहीं। तो पहला लिखा हुआ है, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। मान लो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें कोई पर्सन है जो कि क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, मंथ एंड होता है तो क्या करता है, सैलरी रिसीव करता है। तो वो बोलना चाहिए उसको फिर वहां पर कि सर हम सर्विस प्रोवाइड किए, हम सर्विस प्रोवाइडर, आप सर्विस रिसीवर, हम क्या कर रहे हैं, जीएसटी बिल काट के दे रहे हैं, सैलरी के साथ हमको जीएसटी भी पे कीजिए क्योंकि हम गवर्नमेंट को पे करना है। ऐसा तो होगा नहीं। तो उस केस में क्या कहता है कि इसको क्या करेंगे, सर्विस मानेंगे ही नहीं अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय का रिलेशन है। और उस केस में किसी प्रकार का इंप्लॉय अगर इंप्लॉयर को आप क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पर्पस टू गेट सैलरी या कमीशन या जो भी चीज है, तो उस केस में वो पर्सन जो है क्या करेगा, सर्विस में, यानी कि उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट है कि सर्विस बाई क्या एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ। देखो क्या लिखा है, सर्विस बाई एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट या ट्रिब्यूनल मतलब सेम ही चीज हो गया। ठीक है, ट्रिब्यूनल जैसे जनरली होता है
किसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी प्रकार का कोई जजमेंट डिसीजन हो, जैसे मान लो कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है, जैसे कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल हो गया, तो कंपनी लॉ के अंदर जो है वो कंपनी से रिलेटेड जो जज लोग बैठ करके कुछ डिसीजंस लेते हैं कंपनी के अगेंस्ट, अगर किसी प्रकार का कोई चीज फाइल हो उसको लेकर के, ठीक है। तो उस तरह का ट्रिब्यूनल हो या फिर नॉर्मल जो कोर्ट हो, ठीक है, उसमें जज क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको पैसा दे रही है। तो क्या जज बोलेगा गवर्नमेंट से कि हम सर्विस दे रहे हैं, हमको इसके लिए क्या चाहिए, जीएसटी अलग से? नहीं, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये नॉर्मल सा बात है, ऑब्वियस सा नहीं होगा। तीसरा बोलता है फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सेम कहानी है, अगर कोई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, अगर क्या कर रहा है, जाके पब्लिक सर्विस देता है, ठीक है, उसको भी कुछ सैलरी डेडिकेटेड है, ठीक है। तो वो सैलरी क्या करेगा, वो क्या बोलेगा कि उस सैलरी जो रिसीव कर रहे हैं, जो भी आ रहा है उनके पास, वो क्या टैक्सेबल होगा इन दी हैंड ऑफ गवर्नमेंट? नहीं ना होगा। तो वो का क्या होगा, वो सप्लाई से बाहर होगा, उसको सप्लाई मानेंगे ही नहीं अंडर जीएसटी, ठीक है। वो जीएसटी के अंदर आएगा ही नहीं, ऑब्वियस सा बात है, ये सोचने का चीज है कि आएगा ही नहीं। सेम चीज बोल रहा है कि पार्लियामेंट से, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज से किसी प्रकार का कोई मेंबर अगर ऐसा काम कर रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, उन सारे लोग को एक्सक्लूड किया गया। अरे सिंपल सा चीज है, गवर्नमेंट अगर किसी प्रकार का कोई सर्विस दे रही है, गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है, तो वो क्या करेगी, जीएसटी नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, एक तरह से गवर्नमेंट का, एक गवर्नमेंट इंप्लॉय का गवर्नमेंट के साथ इंप्लॉयर इंप्लॉय का रिलेशन है ना। तो उस कंडीशन में तो सिंपल सा पहला केस ही उस पर अप्लाई हो जाता है कि अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय है तो क्या हो जाएगा, वो अप्लाई होगा ही नहीं, समझ गए। आगे देखते हैं, ड्यूटीज परफॉर्म बाय पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी लॉ के अंडर, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे मान लो कि इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होता है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स का काम है भाई कि भाई उसको क्या करना, सामने वाले को असेस करना, उसका सारा काम देखना, सब कुछ करना, ठीक है। अंडर आईपीसी में तुमको, इंडियन पुलिस सर्विस एक्ट जो भी होता है, ठीक है, उनमें उनको क्या करना पड़ता है, उनको अपना कर्तव्य निभाने के लिए बाहर निकल के सारा काम करना पड़ता है। तो उनके लिए क्या करेगा, वो सैलरी लेता है, तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन क्या हुआ है, सर्विस टैक्स आके चार्ज करेगा गवर्नमेंट से, सैलरी पे नहीं करेगा, ऑब्वियस सा बात है। उसी तरह से ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी चेयरपर्सन, चेयरपर्सन किसी भी इंस्टीट्यूशन का ले लो, या मान लो कि किसी भी ऐसे पर्सन को गवर्नमेंट खुद डेडिकेट करके रखी हुई है कि भाई ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन जिसको कि अभी फुलफिल नहीं किया सकता, मान लो कि कोई सर्विस कमीशन का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद ही कैंडिडेट्स मिलेगा, लेकिन तब तक तो वो सीट खाली नहीं रहेगा, वहां पर परफॉर्म करने के लिए कोई पर्सन चाहिए। तो वहां पर एज ए चेयरपर्सन किसी को अपॉइंट किया गया, तो जब अपॉइंट करेगा तो उसको कुछ ना तो कुछ पैसा देगा। तो जब पैसा देगा तो वो क्या कहेगा कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मेरे को पैसा दे ही रहे हैं, तो साथ में जीएसटी दीजिए। ऑब्वियस है ये बात नहीं होगा वहां पे। सर्विस और फ्यूनरल, ब्यूनरल मतलब कि बरियल, मतलब कि सिंपल सा केस है, किसी के मौत हो जाने पे जो पर्सन उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑब्वियस है कि उन पे जीएसटी क्या चार्ज करोगे, वो थोड़ा सुनने में भी खराब लगता है। तो अच्छा बात है कि उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, समझ रहे हो ना। पढ़ लेना इस लाइन को, ऑब्वियस है, समझ में आ जाएगा। अगला केस देखते हैं, सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। देखो सेल ऑफ लैंड पे तो बिल्कुल नहीं लगता है, सेल ऑफ लैंड कर रहे हैं उस पर किसी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज होता ही नहीं है, समझ गए, उसको जीएसटी से सीधा बाहर रखा गया। लेकिन जब बात आता है सेल ऑफ बिल्डिंग का, तो उस पे कहीं ना तो कहीं एक कंडीशन चार्ज हो जाता है कि इसका 5B ऑफ शेड्यूल 2, तो जब उसको हम लोग अभी कवर करेंगे, तो वहां से फिर वापस आकर के इसको लिंक करके हम लोग देखेंगे कि किसको कह रहा है। जनरली सेल ऑफ बिल्डिंग्स का क्या होता है, जीएसटी चार्ज नहीं होता है, लेकिन किस किस कंडीशंस में उसको जीएसटी चार्ज करेंगे वो वहां पर लिखा हुआ है, वो हम लोग फिर जब देखेंगे तो समझेंगे। आगे देता है एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। ये एक्शनल क्लेम के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा जो है आगे जाके पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन एक छोटा मोटा आइडिया दे देते हैं कि जैसे कंपनी कोई अनसिक्योर्ड जब डिवेंचर इशू करती है, ठीक है, तो उसमें जो होता है कि उसको वापस से क्या करना पड़ता है, रिकवरी करना पड़ता है। रिकवरी इन द सेंस, मान लो कि जिस पर्पस के लिए वो लोन दिया था, मान लो कि वो लोन डिसमैनेज हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, पब्लिक को कहीं ना तो कहीं कमीशन के पास जाकर के उसका रिकवरी के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो उसमें जो सर्विस रिक्वेस्ट डाला जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, एक्शनेबल क्लेम। एक्चुअली अभी इसको समझो नहीं, ये बहुत बड़ा और लंबा टॉपिक है, इसमें पूरा एक क्लास जा सकता है, तो इसीलिए अभी इसको रहने देते हैं। सिंपल सा समझ लो कि लॉटरी और बेटिंग एंड गैम्बलिंग को जीएसटी में चार्ज किया गया है, उससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कोई सिचुएशंस दिखता है तो उस पर क्या करेंगे, हम लोग जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, समझ गए।
इसके बारे में हम लोग आगे एक क्लास होगा, उसमें बहुत लंबा चौड़ा इस पे टॉपिक होगा, ठीक है, तो टेंशन मत लो। आगे देखते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी। देखो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छा है कि एग्जांपल लिए थे, याद होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, कि जब सचिन तेंदुलकर किसी अदर पर्सन जैसे कि शाहरुख खान को एक प्रोडक्ट क्या कर रहा है प्लेस पे, यानी कि अमेरिका में उसको क्या कर रहा है रेंट पर, क्या कर रहा है सप्लाई दे रहा है, क्या अपना घर, याद होगा बताए थे ना। तो उसमें क्या हो रहा है, दोनों पर्सन इंडिया का, लेकिन सर्विस कहाँ प्रोवाइड हो रहा है, बाहर में। तो किसी भी अदर केसेस में हम लोग देखे थे कि ये सर्विस नहीं माना जाएगा, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में याद होगा कि हम लोग इसको क्या माने थे, लोकेशन ऑफ सप्लाई, जहां पर वो बिलोंग करता है, यानी कि सचिन तेंदुलकर जहां पे रहता है उसका मानेंगे जगह पे, उसका एक्सेप्शनल केस लिए थे, लेकिन बाकी केसेस में नहीं लिए थे। तो यही वो बाकी केसेस का बात कर रहा है, जब एक्सेप्शन का बात आएगा तो वहां हम लोग पढ़ चुके, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल केस में क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन बाहर का, बाहर ही बाहर सर्विस प्रोवाइड कर दे रहा है, इंडिया के बाहर से ही बाहर सर्विस जो है वो सप्लाई हो जा रहा है, तो उसको इंडिया के अंदर सप्लाई नहीं मानेंगे, समझ गए। उसका एक्सेप्शन ऐसे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई में पूरा लिस्ट देख चुके हैं कि किसको किसको मानेंगे, किसको किसको नहीं मानेंगे, याद होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। देखो बोल रहा है कि जैसे वेयर हाउस में कोई सामान पड़ा हुआ है, उसको हम मार्केट में नहीं दिए अभी, जैसे प्रोडक्ट हम जो लिए मार्केट से, वैसे मान लो कि हम एक मोबाइल के सेलर हैं, सही है, मेरा एक वेयर हाउस है जहां पर कि सारा मोबाइल्स जो है हम कहीं ना तो कहीं से मंगाते हैं, और फिर क्या करते हैं उसको कहीं ना तो कहीं शॉप में हम भेजते हैं, और भेज करके उसको क्या करते हैं सेल करते हैं। तो जब मोबाइल वेयर हाउस में जैसे ही आया, वहीं से हम एक मोबाइल लिए और किसी को दे दिए, जैसे घर वालों को या फिर किसी ऐसे पर्सन को जिसको हम जानते हैं, किस चीज पर्पस के लिए, यूज अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलता है कि नहीं ठीक है आप उसको दे दीजिए, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं, सप्लाई ऑफ बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी बाय इंडोर्समेंट आफ्टर डिस्पैच फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस होम कंजप्शन फॉर होम। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे आउटसाइड इंडिया से कोई सामान हम ऑर्डर किए, मेरा पूरा शिपमेंट कहीं बाहर से आ रहा है, समझ गए, उसमें से क्या किए कि हम बोले कि एक काम करो कि जो प्रोडक्ट तुम मंगा रहे हो, जिसको बोले हैं, मतलब मान लो कि तुमको बोले, जैसे मान लो कि कोई एक लैपटॉप मंगा रहे हैं हम, ठीक है, लैपटॉप जो है बीच में आया कहीं ना तो कहीं आकर के यहाँ पर आएगा, फिर हम उसको लेंगे, लेके किसी को सेल करेंगे। तो तुम बोलते हो कि वो जो लैपटॉप है ना तुम किसी को सेल नहीं करो, वो मेरे को दे दो। हम्म, किस लिए दे दो, होम कंजम्पशन, मतलब हम उसको क्या करेंगे बिजनेस पर्पस या फिर और किसी ऐसे पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे जिससे कि हमको उससे इनकम होगा, समझ गए। तो हम उसको एज ए होम यूज करेंगे, ठीक है, घर पे रख करके यूज करेंगे, उस पर गाना सुनेंगे, मूवी देखेंगे, जो करने करेंगे, लेकिन घर पे करेंगे। तो बात होता है कि ठीक है, तो हम क्या किए कि तुमको पहले ही रिसिप्ट काट के दे दिए कि ठीक है ये पूरा का पूरा टाइटल तुम ट्रांसफर तुमको कर दिए, बोले कि अब जा करके तुम ले लेना, समझ गए। तो तुम गए जाकर के रिसीव किए, ठीक है, तो उस केस में बोलता है कि इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, समझ गए। और कब, वो आउटसाइड इंडिया जब होगा, यानी कि ड्यूरिंग दी, मतलब देखो यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, आफ्टर डिस्पैच फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मतलब कि वो जहां से चलना था वो चल चुका है, समझ रहे हो ना, मतलब विद इन द, जैसे किसी पोर्ट के थ्रू आ रहा है, मान लो किसी पानी के जहाज के थ्रू आ रहा है, ठीक है, तो पानी के जहाज से जब वो आ रहा होगा तो बीच में ही कहीं पानी पे है, अभी अभी यहाँ पर इंडिया में आके क्लियर नहीं हुआ है वो सामान, जैसे क्लियर होता है ना आकर के यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी जो भी लगाना होगा वो सब लगाना होगा, हालांकि वो लगेगा, उसका कोई ये इसमें चक्कर नहीं है, हम लोग जीएसटी का बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा नहीं लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा नहीं लगेगा, उसमें हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग जीएसटी का बात कर रहे हैं। क्या उस पर जीएसटी चार्ज करेगा, नहीं, उस पर जीएसटी जो है सामने वाला पर्सन उस पर नहीं चार्ज करेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली होम कंजम्पशन के लिए वो पर्सन लेकर के वो सामान चला गया, समझ गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग तो ये समझ गए कि निगेटिव लिस्ट क्या था, किनको किनको सप्लाई लेना ही नहीं है। अब सेकंड बोलता है कि किनको किनको कैसे लेना चाहिए, वो नहीं, वो बाद में आते हैं, अब चलते हैं कि सीधा कि इस पर्टिकुलर
पार्ट के बारे में वो क्या क्या और कैसे कैसे बोले हुए हैं, फिर उस पे हम लोग आगे देखते हैं। समझ गए? सीधा नोट्स पे चलते हैं। देखो बोलता है द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। कोई भी टैक्सेबल इवेंट को बोल रहा है कि वो क्या कहलाया जाएगा, एक सप्लाई कहा जाएगा, लेकिन इस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता है, पता नहीं क्यों। The scope of supply under GST can be understood in the terms of following parameters। क्या क्या पैरामीटर्स? देखो बोल रहा है कि 3 पैरामीटर्स हम लोग जो अभी देखे, वो 3 ही पैरामीटर्स वापस से यही देख रहे हैं फिर से। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, और सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। समझ गए? सिंपल वही बात बोल रहा है कि सप्लाई आपका क्या होना चाहिए, कोई गुड्स या सर्विस का होना चाहिए, यानी कि इस गुड्स या सर्विस का ट्रांजैक्शन हुआ होना चाहिए। सेकंड, वो कंसिडरेशन पर्पज से होना चाहिए। और तीसरा बोलता है कि इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस, मतलब कि वो बिजनेस के पर्पज के लिए होना चाहिए। समझ गए? अब जैसे मान लो कि हम तुमको फोन बेच रहे हैं, मेरे पास एक सेकंड हैंड फोन है, तुमको दे दिए, तो वो क्या तुम्हारे बिजनेस पर्पज के लिए हो गया? नहीं ना हुआ। तो ये तीनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात, इसमें हम और तुम, कोई ना तो कोई एक पर्सन क्या होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन, यानी कि कहीं ना तो कहीं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। समझ रहे हो ना? नहीं तो कैसे होगा? मान लो कि हम तुमको कोई फोन सेकंड हैंड दे भी रहे हैं, अगर मेरा कोई लाइबिलिटी बनता है नहीं, हम लोग को पहले से पता है कि हम लोग का थ्रेशोल्ड लिमिट उतना कोई क्रॉस किया नहीं कि मेरा लाइबिलिटी बनता है कि हम जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं, तो एक नॉर्मल सामान बेच रहे हैं तो उसमें होगा नहीं ना होगा। तो इसीलिए ये जितना भी बात किसके लिए कहा जा रहा है, टैक्सेबल पर्सन के लिए। समझ गए? आगे देखते हैं। While these parameters describe the consequences under certain circumstances, transactions, इसको आगे बढ़ते हैं। चलो वापस से देखते हैं उसी चीज को कि जो बात यहाँ पर तुमको लिखा गया है उसको अंडर सेक्शंस कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सेक्शन 7(1)(a) कैसे, 7(1)(a) के अंदर तुमको ये चीज बताया गया है कि इसको सप्लाई कैसे मानना है। तो पहला लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटर, लीज, डिस्पोजल एटसेट्रा। ये किसके बारे में बोल रहा है? ये किसके बारे में बोल रहा है? गुड्स के बारे में। कि अगर किसी प्रकार का ऐसा गुड्स अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो जिसमें कि वो क्या आता हो, एज ए सेल, एज ए ट्रांसफर, एज ए बार्टर, एज ए एक्सचेंज, एज ए लाइसेंस, रेंटर, लीज, डिस्पोजल एटसेट्रा, किसी भी कंडीशंस में किया जा रहा हो वो गुड्स का ट्रांसफर, और किस लिए किया जा रहा हो, फॉर कंसिडरेशन, और किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो फॉर द बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया जा रहा हो। समझ गए? आगे देखते हैं। तो अब आता है कि मान लो कि किसी भी कारण से तुम लोग को अभी जब बताया कि वो कंसिडरेशन नहीं होता है, तो क्या उसको सप्लाई मानेंगे? तो बोलता है गवर्नमेंट की हाँ मानेंगे। कब मानेंगे? तो वो 4 कंडीशंस बोलता है कि इन 4 कंडीशंस में अगर कभी आप आ जाते हैं और कंसिडरेशन नहीं भी है तो हम उसको क्या कर लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। नॉर्मल केस में क्या पड़े कि उसका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी उसको सप्लाई मानेंगे। लेकिन वहीं पर अगर कोई तेजू बनता है और तेजू बन के बोलता है कि ये तो कंसिडरेशन नहीं है, और इस केस में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, तो बोलता है नहीं नहीं, वो 4 कंडीशंस हम आपको बता देते हैं। अगर उस 4 कंडीशंस में आ गए, अगर 4 कंडीशंस में आ गए और आने के बाद अगर आप कंसिडरेशन नहीं भी है उसमें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको क्या मान लेंगे कि वो सप्लाई है। तो वो 4 कंडीशंस क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो पहला बोलता है परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। अगर आप बिजनेस एसेट्स को क्या कर रहे हैं, परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, और उस पर आप देखो सबसे बड़ा चीज है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हैं। मान लो कि मैं हम क्या किए, एक मशीनरी परचेज किए, मशीनरी को फर्स्ट क्लास यूज भी किए, और उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना था हम ले चुके हैं, ठीक है। और लेने के बाद हम बोले कि भाई अब एक काम करते हैं, मैं हम तो इसको यूज कर लिए, अब तुम लेते जाओ। यानी कि मेरा कोई एक फैमिली मेंबर था जो सेम बिजनेस शुरू किया और बोला कि एक काम करो, तुम ये मशीनरी हमको दे दो, हम अब इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि ठीक है दे दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको अंडर सप्लाई लेने के बाद, यानी कि अगर आप इनपुट टैक्स रेट उस पर ले चुके हैं
तो आपको यहाँ पर उस प्रोडक्ट को अगर आप किसी प्रकार से कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन अगर आप उसको दे रहे हैं तो उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। समझ गए? अगला कंडीशन, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में, रिलेटेड पर्सन तो पता है, डिस्टिंक्ट पर्सन भी याद ही होगा। क्या बताया था इसके बारे में? डिस्टिंक्ट पर्सन जिसका एक पैन के अंदर 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 एक पैन के अंदर अलग अलग अगर बिजनेस हो तो हर बिजनेस को एक पर्सन बोलेंगे और हर पर्सन को क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट, यानी कि वो एक दूसरे से क्या होता है? रिलेटेड होता है ड्यू टू वन पैन नंबर। याद होगा? समझ गए? तो उसी को बोल रहा है कि अगर रिलेटेड पर्सन है, जैसे कोई फैमिली मेंबर हो गया, कोई एजेंट्स हो गया, कोई सामने वाला ऐसा पर्सन है जिससे कि मेरा संबंध है, इंप्लॉयर इंप्लॉई है, चाहे जो भी ऐसा कोई है जिससे कि मेरा एक कनेक्शन डायरेक्ट बनता हो, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट फ्री में बांटेंगे, हो सकता है ना? तो बोलता है बांटो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जीएसटी चार्ज करके बांटो। समझ गए? तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप कोई रिलेटेड पर्सन कोई दूसरे रिलेटेड पर्सन को क्या कर रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और वो किस लिए कर रहा है? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। याद होगा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? विदाउट कंसिडरेशन, बट वो क्या होना चाहिए? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। यहाँ पे भी अगर आप बिजनेस एसेट्स क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? लेकर के उसको चला जा रहा है और उसको क्या कर रहा है? होम यूज पे कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यही आप सामने वाला पार्टी को देखिए कि जो ले करके गया है वो उसको कैसे यूज कर रहा है, तो ये सब डिपेंड करता है क्या? यूज करने पे। याद है? समझ गए? तो जब भी किसी प्रोडक्ट को अगर आप क्या कर रहे हैं? सप्लाई दे रहे हैं या गुड्स दे रहे हैं फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उस केस में क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका सप्लाई, ठीक है। तो उसको नहीं बोलना है। तीन कंडीशन है तो उसमें एक ही मिस आउट होना चाहिए, दोनों मिस आउट होगा तो उसको नहीं मानेंगे फिर, ठीक है। चार कंडीशंस जो अभी बताएंगे उस चार कंडीशंस में केवल मिस आउट होगा विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन उसके बाद फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आपका उसमें इंक्लूड रहेगा। समझ गए? तो वही बोल रहा है कि अगर कोई एक रिलेटेड पर्सन अगर किसी अदर रिलेटेड पर्सन को क्या कर रहा है? इन द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर कोई प्रकार का प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो उस केस में उसको क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे, ठीक है। एक एक्सेप्शन इसमें दिया है। किस चीज का एक्सेप्शन? अगर इंप्लॉयर किसी इंप्लॉय को कोई प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, और उसका वैल्यू 50,000 से नीचे है ड्यूरिंग द ईयर, 50,000 से नीचे है, तो क्या बोलता है कि उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई नहीं मानेंगे। 50,000 का आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं अगर आप इंप्लॉयर एज ए एम्प्लॉय किसी को दे रहे हैं तो, लेकिन 50,000 से ऊपर होगा तो क्या मानेंगे? सप्लाई मान लेंगे। समझ गए? आगे देखते हैं। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये भी सिंपल सा वही कैसे रिलेटेड पर्सन वाला, लेकिन थोड़ा यहाँ पर दिक्कत क्या है कि बोलता है कि अगर वो एजेंट से सप्लाई ले रहा है आपके नाम पर, जैसे मान लो कि हम एक पर्सन रखे हुए हैं जो मेरा एज ए एजेंट काम करता हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा? एज ए एजेंट जाएगा, जाकर सामान उठाएगा, हो सकता है उसको कहीं पहुंचाए भी, तो वो मेरे नाम पे कर रहा है। तो बोलता है कि क्या वो एजेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या गुड्स जो ले करके जा रहा है और आ रहा है, तो वो मेरे क्या बिजनेस में नहीं आएगा? क्योंकि वो तो भाई मेरा एजेंट है। हम उसको बोले, वो हो सकता है अनरजिस्टर्ड हो, वो नॉर्मल एक पर्सन हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि नहीं ठीक है तुम जाओ, तो उसको बोलता है कि नहीं, इस कंडीशंस में हम लोग मानेंगे कि ये आप ही कर रहे हैं, और क्या मानेंगे कि आप ही ये काम करवा रहे हैं, तो उस कंडीशंस में वो कंसिडरेशन उससे रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा है हम ये सब नहीं देखेंगे, हम सिंपल सा मान लेंगे कि ये एक सप्लाई है। हाँ, ये है कि वो फॉर द फर्दरेंस ऑफ या इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो इसमें ना आर्गुमेंट बहुत ज्यादा है, इस पढ़ाई ये जो चैप्टर है ना इसमें बहुत आर्गुमेंट है। इस पे हर साल ना दो दो तीन चार ना अमेंडमेंट गवर्नमेंट देते रहती है। क्यों देते रहती है? क्योंकि हर लाइन पर कॉन्ट्राडिक्ट आप कर सकते हो, हर जगह आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो कि ठीक है हम ऐसे कर दिए तो इसको सप्लाई मानेंगे, इसको ऐसे कर दिए तो सप्लाई मानेंगे। तो याद होगा टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोग एक चीज पढ़े थे, टाइम ऑफ सप्लाई था नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई था शायद, नहीं हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई में, कि हम लोग क्या करते हैं बेस्ट जजमेंट वाला ये था केस ना। बेस्ट जजमेंट लेते हैं किसी एक कंडीशंस में, अगर किसी प्रकार का कुछ अगर पता नहीं चले कि इसको कहाँ डिसाइड किया जाए कि ये प्लेस कहाँ का होगा, तो बेस्ट जजमेंट लेते हैं। याद होगा? तो उसी कंडीशंस को यहाँ पर भी सोचो कि अप्लाई करना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि पता ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी ये पार्ट है ना कि मतलब तुम इसको डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के बारे में कैसे लिखा जा सकता है, समझ रहे हो ना, हर चीज के बारे में कैसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पर तुमको भी पता है कि लूप होल निकालने की वाले लोग कितने हैं, समझ गए।
तो जब भी इसी प्रकार का कोई लूप होल निकाल करके सामने आता है तो उसको देखते हुए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, अमेंडमेंट देती है कि नहीं भाई हम लोग इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, एक केस तुम लोग को आगे आने वाला है, उसमें दिखाएंगे भी कि ऐसा क्या हुआ था, पहले क्या था और अभी क्या हुआ। तो उसी तरह से आगे देखते हैं। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, याद होगा कि जब भी किसी प्रकार का आप बिजनेस में इंपोर्ट कर रहे हो, सर्विस इंपोर्ट करते हो, ठीक है, तो उस कंडीशंस में आरसीएम चार्ज हो जाता है, याद होगा। आरसीएम के चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा इस पे डिस्कस किए थे। तो उस कंडीशन से बोलता है विदाउट कंसिडरेशन कोई इशू नहीं, क्या मानेंगे, उसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, समझ गए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में। हाँ, लेकिन यहां पर बोलता है कि उन दोनों पर्सन का रिलेटेड होना जरूरी भी है। क्या होना, पर्सन आउट इंडिया हो, जैसे कोई आउट ऑफ इंडिया से जो आकर के हम लोग को सर्विस प्रोवाइड, यानी कि इंपोर्ट जो हम लोग सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि बाहर का कोई एक ऐसा आर्किटेक्चर डिजाइनर था, ठीक है, जो कि आर्किटेक्चर डिजाइन करता था, वो आकर के मेरे कंपनी के लिए, हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो मेरा एक फ्रेंड था जो पढ़ाई वढ़ाई करके अमेरिका चला गया और वहीं पर अब बस गया। तो मेरा फ्रेंड है, बोले कि भाई तू अमेरिका से आ रहा है ना, आना तो एक काम कर, मेरे लिए एक काम कर, आकर के मेरा एक काम कर दे कि मेरे लिए एक आर्किटेक्ट डिजाइन कर दे, ठीक है, फ्री में। तो वो कहता है भाई ठीक है कर देंगे, वो आकर के कर गया। तो इस केस में क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कंसिडरेशन नो, लेकिन फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अगर सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर्ड है और वो लाइबल बनता है जीएसटी पे करने के लिए तो ठीक, अगर नहीं बनता है तो आरसीएम का कॉन्सेप्ट घुस जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैसे जैसे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम आप लोग को बताए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये उसी का थोड़ा समरी चार्ट दिया हुआ है, देख लेना नोट्स में। अब देखो, अब बात आता है कि ठीक है, हम जो अभी तुमको बताया कॉन्ट्राडिक्टरी और ये सब वाला जो बात बताया, ठीक है, उसी के लिए ये सेक्शन रेडी किया हुआ है। कौन सा, सेक्शन 7 का 1 कैपिटल ए, 1 कैपिटल ए, समझ गए। तो ये किस लिए किया गया है, उसी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज को लेकर के, जहां जहां पर कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है उन उन चीज को लेकर के वो क्या की हुई है, गवर्नमेंट पहले से एक लिस्ट निकाल दी है कि उसको कब क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, उसको गुड्स बोलेंगे कि सर्विस बोलेंगे, उसको सर्विस में लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है, उसी का ये पूरा का पूरा क्या की हुई है, लिस्ट निकाली हुई है, समझ गया। अगर इस लिस्ट के अंदर अगर आप आते हो, अगर आप इस लिस्ट के अंदर आते हैं, तो अगर आप आते हैं तो आप आइए, आकर के देखिए, आपके मन में कोई डाउट है कि भाई हम अपने आप को क्या बोलें, गुड्स प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, हमने सप्लाई ऑफ गुड्स किया, सप्लाई ऑफ सर्विस किया। आप इस केस में आइए और आकर के चेक कीजिए क्या आप इनमें से कहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो ठीक है, आप जनरल केस में जाइए और जनरल केस से आप सोचिए, अगर आते हैं तो आप इस केस में जो लिखा हुआ है आप उसको फॉलो अप करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है कि अगर प्रोडक्ट किसी प्रकार का अगर आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, और ट्रांसफर क्या हो रहा है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि वो ट्रांसफर होने के बाद उसका टाइटल भी आप ट्रांसफर कर दे रहे हो। टाइटल बोले तो उसका अधिकार, यानी कि अब वो मेरे नाम का चीज नहीं रह गया, ठीक है, अब वो मेरे राइट्स में नहीं रह गया। तो उस कंडीशन में बोलता है कि उसको क्या मानेंगे, अंडर सप्लाई मान लिया जाएगा। ये जनरल रूल हो गया, मतलब ये तो सबके लिए अप्लाई होगा, इसमें कुछ बोलने का है नहीं, ये जनरल रूल हो गया। सेकंड बोलता है टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी सेल पास एट अ फ्यूचर डेट। बोलता है कि आपने एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जिसमें कि फ्यूचर डेट में आप क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, समझ गए। आप फ्यूचर डेट में जब सप्लाई देंगे तो उस कंडीशन से बोलता है कि इसको भी क्या मान लेंगे, एक सप्लाई मान लिया जाएगा। ट्रीटमेंट कैसे होगा, वैसे होगा जैसे हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई में, वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखे कि भाई कैसे इसको ट्रीट करना है। और प्लेस ऑफ सप्लाई तब होगा जब किसी प्रकार का चेंजेज ऑफ प्लेस दिखेगा, और कौन सा प्लेस है वो डिसाइडेड है, तो फिर ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं, ये जनरल रूल हो गया, इसमें कुछ समझने का ही नहीं है। इसमें एक सेकंड पॉइंट बोलता है राइट या अनडिवाइडेड शेयर
इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन देम। मान लो कि तुम किसी प्रकार का राइट किसी के साथ शेयर कर ले रहे हो या उसको अनडिवाइडेडली शेयर कर ले रहे हो। जैसे मान लो कि मेरे पास एक फ्लैट है, ठीक है, इसमें हम दूसरा रूम क्या कर दिए, रेंट पे दे दिए, शेयर कर लिए फ्लैट, ठीक है, उसको राइट दे दिए यहाँ रहने का, वो भी अब रेंट पे करेगा। किसको पे करेगा, मेरे को पे करेगा, क्योंकि हम यहाँ के अभी हैं एज ए राइट होल्डर अभी टोटली। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको दे दिए, ठीक है, कुछ रहने के लिए। तो जब हम उसे चार्ज करेंगे, अगर हम टैक्सेबल पर्सन है और हम क्या, मेरा काम ही अगर रेंट का है, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये मेरे लिए सप्लाई माना जाएगा, माना जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपना पार्टली जो चीज है उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशंस में उसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियस है बात है कि एक सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। जैसे मान लो कि कोई लैपटॉप है, जब लैपटॉप आदमी सेल करता है, जब आदमी लैपटॉप सेल करता है तो चलो उसको गुड्स मानेंगे, लेकिन लैपटॉप जब सामने वालों को यूज करने के लिए दे रहा है तो उसको क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे, समझ गए, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का केस देखो आया, याद है कि एक पॉइंट वहां छोड़ करके आए थे, अच्छा यहां पर वो नहीं आ गए। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में बोल रहा है कि नहीं, टाइटल का मतलब ये टाइटल नहीं हुआ, टाइटल का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल, ये नॉर्मल सा केस हो गया। जैसे मान लो कि किसी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हो, ठीक है, तो जब किसी को सेल करके सामान चला जाता है, टाइटल यानी कि उसका कंप्लीटली जितना भी अब लाइबिलिटी या उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी प्रकार का उसका जो वर्क है वो किसको अब करना है, जो लेकर के गया। हम्म, तो वो टाइटल का बात हो रहा है, वो टाइटल का नहीं है, समझ गए। ये बता दिए क्या कि नहीं बताया, हाँ बता दिए ना, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में देखो, लैंड एंड बिल्ड आपका बिजनेस ही काम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग में। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या काम है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग, किस काम, क्या काम करते हैं। आप लीज पे देने का काम करते हैं, आप टेनेंसी का रेंट पर लोगों को देते हैं, इजमेंट्स के लिए, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, ठीक है। आप इस तरह का अगर काम कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, आपको एज ए सर्विस प्रोवाइडर माना जाएगा और उसको एज ए सप्लाई माना जाएगा, समझ गया, ये आपका काम है, याद रहे, समझ गए। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में अगर इस तरह का अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपका वो प्रोफेशन है अगर, ठीक है, जैसे जनरली प्रॉपर्टी डीलिंग का जो लोग काम करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं, जनरली जो रेंट का कहीं रेंट पर्पस के लिए जो लोग काम करता है, जैसे वेयर हाउस बना दिया अपना, दो दो बिल्डिंग खड़ा कर लिया और वो लोग क्या कर रहा है, उस प्लेस को एज ए रेंट पे दे रहा है, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि ये जो है आपका सर्विस है और ये एक सप्लाई है और इसको क्या करेंगे, एज ए अंडर इसमें लेकर के आएंगे, समझ गए। आगे देखते हैं, उसी का एक्सटेंडेड है, लीज लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस कमर्स होली और पार्टली, ठीक है। आप किस पर्पस के लिए भी दे रहे हो, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, रेसिडेंशियल के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, जो भी आप दे रहे हो, जिस पर्पस से भी आप दे रहे हो, अगर आपका काम है रेंट पर लोगों को देना और अगर आप लोगों को दे रहे हैं रेंट पर, उसको सर्विस माना जाएगा। और उस सर्विस के लिए आप क्या चार्ज करेंगे, सर्विस टैक्स चार्ज, मतलब कि जीएसटी चार्ज करेंगे, समझ गए। इसी का देखो एक भाई है जो कि तुमको हम वहां पर छोड़ करके आए थे, पहले उसको देख लेते हैं, जो बोला था 5 में, याद होगा। देखो, सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, समझ गए। तो वही यहाँ पर पैराग्राफ 5 पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज मिला है 3 जगह, ये एक सप्ताह का लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड हम लोग को चीज मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, याद है क्या, समझ रहे हो। और यहाँ पर पूरी तरह से बोल रहा है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, और इसमें सारा कुछ दे दिया, लीज टेनेंसी सब कुछ। तो ये अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल रहा है तो ये उन सारे चीजों को इंक्लूड कर रहा है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वही कॉन्ट्राडिक्टरी वाला बात आ जाता है कि पहले वो था अब ये नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में जब कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो उन्होंने एक नया चीज बताया कि ये भी है, समझ गए। तो उसमें क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। अगर आप क्या कर रहे हैं, पूरा पढ़ते हैं पहले, टेम्पोररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन। आप मान लो कि एक तरह के वर्क कॉन्ट्रैक्टर हो और आप क्या काम कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर एटसेट्रा का आप अगर काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये तो नॉर्मल सा केस है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है।
आप एज ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या काम कर रहे हैं उस पर आपको देख लेना है। टेम्पोररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आप टेम्पोररी मान लो कि यूज करने के लिए कोई प्रॉपर्टी दे देते हो, ठीक है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि यूज करने के लिए, जैसे मान लो कि मेरे पास पढ़ो, इससे रिलेटेड एक चीज यहाँ पे पढ़ो, देखो लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स और एनी पर्पस। इस दोनों को थोड़ा रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है, कि दोनों में क्या बात बोल रहा है और क्या डिफरेंस आता है। इसमें देखो बोल रहा है ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट फॉर पर्पस ऑफ क्या, टेम्पररी पर्पस के लिए दे रहे हो, ध्यान रहे। और यहाँ पर बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, मतलब कि पूरा का पूरा राइट टू यूज करने के लिए दे ही दिया। जैसे मान लो कि मेरा एक घर है, हम उसको क्या किए, खाली है अभी, तो सोचे कि एक काम करते हैं, मेरा एक फ्रेंड आया है, वो बोलता है कि हम क्या करते हैं भाई, थोड़े दिन के लिए रहते हैं, जो भी रेंट होता है तू ले ले, जब तेरा कोई अपना बंदा मिल जाएगा तो तू क्या करना, उसको रेंट पे लगा देना। तो क्या कर रहा है, टेम्पोररी यूज करने के लिए उसको दे दिया, ठीक है। जब टेम्पोररी यूज करने के लिए देगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो भी सप्लाई माना जाएगा। सेकंड केस, अगर वो ट्रांसफर ऑफ राइट, यानी कि वो जो सेकंड पर्सन जिसको बोल रहा था कि वो आने वाला है, वो आ गया, वो क्या करेगा, कंप्लीट राइट लेगा उससे, उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, उसको यूज करेगा, बोलेगा कि भाई 2 साल के लिए हम मिनिमम रहेंगे, सब कुछ होगा उसके साथ, जैसे नॉर्मल रेंटिंग आउट में होता है काम। तो उस केस में उसके साथ उसका राइट पूरा का पूरा उस हाउस पे बन जाता है किसी भी प्रकार का। तो जब वो राइट लेता है उस तरह से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो भी सप्लाई हो जाएगा। और टेम्पोररी यूज के लिए अगर आप दे रहे हैं तो वो तो सप्लाई होगा ही। मतलब सिंपल सा केस है कि ये तो जनरल कंडीशंस हो गया कि भाई देना ही देना। अगर टेम्पोररी यूज के लिए भी दे रहे हैं तो हम आपको क्या करेंगे, उसको मानेंगे कि कर रहे हैं। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्शन, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, जिस प्रकार का भी अगर आप काम कर रहे हो इससे रिलेटेड, अगर मान लीजिए कि इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और उसमें आपका कोई भी चीज, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, डिजाइन का, प्रोग्रामिंग का, कस्टमाइजेशन का, एडेप्शन का, तो सारे के सारे चीज को क्या मानेंगे हम लोग, सर्विस मानेंगे, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और वो सप्लाई अंडर जीएसटी लिया जाएगा। देखो एक ये बड़ा मजेदार है, agreeing to obligation to refrain from act or to tolerate an act or situation और टू डू एन एक्ट। इस प्रकार के सिचुएशंस में अगर आप किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उस केस में क्या, ये बहुत मजेदार है। देखो क्या है, जैसे मान लो कि हमको कोई बिजनेस शुरू करना है, हम बिजनेस शुरू कर दिए, मेरे बगल में हम रेस्टोरेंट का एक बिजनेस शुरू किए, बगल में एक बंदा आया, वो बोला कि अरे यार यहाँ तो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है, बहुत लोग आ रहे हैं, हम एक काम करते हैं, हम भी एक रेस्टोरेंट डाल देते हैं। हम उससे बोले ना भाई रिफ्रेम कर लो इससे, यानी कि मत करो। तो बोलता क्यों, तो तुमको क्या लगता है, तुम 5 साल के लिए तुम मान लो काम कर रहे हो, ठीक है, 5 ईयर में तुम कितना कमा लोगे, तो मान लो कि तुम 40,000, मतलब 4 लाख पर ईयर तुम अगर कमा रहे हो, तो 5 का 20 लाख होता है, 20 लाख रुपए काम करो, हम तुमको दे देते हैं अभी, तुम 4 साल के लिए मत आओ, दिखो ही नहीं, ठीक है। यहाँ से इसको रिफ्रेन कर लो। हम क्या किए, उसको रिफ्रेन किए यहाँ पर, लेकिन उसको पैसा दिए, तो जब सामने वाला रिसीव करेगा 20 लाख, तो कहेगा हम तो लेकिन टैक्सेबल पर्सन है, जीएसटी भी दो, तो क्या करेगा, उस पर जीएसटी भी चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा, और इसको सप्लाई के अंडर यानी कि ट्रीट किया जाएगा, समझ गए। आगे देखो, और डू डू टॉलरेट एन एक्ट, मतलब कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं उसको तुम टॉलरेट करो। जैसे मान लो कि स्टाफ लोग हैं, समझ गए, एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर को बुलाए कि भाई एक काम करो, मेरे बिजनेस में आओ और आ करके तुम क्या करो, काम करो। तो कहता है ठीक है। मेरे बगल के दुकान वाला था, वो बोला कि भैया वो जो काम कर रहा है ना, उसके चलते हमको बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत नॉइस होता है, पता होगा 20,000 नॉइस से अगर ऊपर किसी प्रकार का होगा, कोई कंप्लेन करता है तो उस पर क्या होगा, आईपीसी एक्ट लग जाता है, वो उसको बंद करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। 20,000 हर्ट से ऊपर अगर किसी प्रकार का अगर आप नॉइस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में शायद कुछ ऐसा रूल है। अब 20,000 है कि नहीं वो नहीं आइडिया है, लेकिन उससे एक है लिमिट कि उस लिमिट से अगर ज्यादा आप करते हो तो आप पर वो चार्ज। तो बोल रहा है ना कि एक काम करो, पैसा ले लो और चुप रहो, पैसा ले लो और चुप रहो, ठीक है, यानी कि टॉलरेट करो इस चीज को। हम क्या करेंगे, क्या किए, उसको पैसा दिए, सामने वो बोला ठीक है टॉलरेंस के लिए दे रहे हो पैसा, ठीक है दो, लेकिन साथ में जीएसटी भी दो, समझ गए। आगे देखते हैं, और टू डू एन एक्ट, मतलब कि ये काम हमको पसंद नहीं आ रहा, हम नहीं कर सकते, समझ रहे हो। एक इंजीनियर आया मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर, बोला कि भैया ठीक है हम काम करेंगे, एक इंजीनियर का फर्म था,
वो अपना क्या करता है, टैक्सेबल मतलब टैक्स चार्ज लोगों से करता ही है, तो उससे काम हो गया। बोला कि ठीक है ये सारा काम कर रहे हो ना, तो इंजीनियर बोलता है ये मेरा काम है, ये हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया। बोलता है कि नहीं यार ये मेरा काम नहीं है, हम नहीं कर सकते क्योंकि भाई मेरा इंजीनियरिंग का काम है, तो ये कचरा उठा करके हम नहीं फेंक सकते, समझ गया। बहुत सारा कचरा जमा है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो बोलता है कि एक काम कर भाई, तू पैसा ले ले लेकिन काम कर दे। तो बोलता है इंजीनियर कि अच्छा, पैसा के लिए हाँ फिर हम कर देंगे, वो राजी हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, वो इंजीनियर क्या करेगा, ठीक है पैसा दे रहे हो किस चीज के लिए, टू डू एन एक्ट, ओके कोई बात नहीं, अलग से जीएसटी भी देना, लेके समझ गए। तो तीनों कंडीशंस में अगर किसी प्रकार का अगर आप करते हैं, यानी कि ऑब्लिगेट करते हैं किसी चीज को, किसी काम करने को अगर आप रोकते हैं या करने को बोलते हैं या टॉलरेट करने को बोलते हैं, और उसके लिए अगर सामने वाला पार्टी आपसे चार्ज करता है, मतलब कि आप सामने वाला पार्टी जब उसे चार्ज करता है, वो चार्ज करने के साथ जीएसटी भी चार्ज करेगा और उसको सप्लाई अंडर जीएसटी माना जाएगा, समझ गए। कितना अच्छा सेक्शन है, लेकिन आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज को माना जाएगा कि ये सप्लाई अंडर जीएसटी है। कंपोजिट सप्लाई देखो क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई जहां पर आप याद होगा कि हम बताए थे कि मेरा एक शॉप है और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, साथ में मोबाइल रिपेयर का भी काम कर रहे हैं, मतलब कि मोबाइल शॉप का मेरा काम है जहां मोबाइल बेचते हैं, तो मोबाइल बेचने का काम क्या हुआ मेरा, गुड सप्लाई। लेकिन साथ में कोई लेकर के मोबाइल वापस आता है, कहता है भैया बिगड़ गया इसको बना दो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको बना भी दे देते हैं, उसके साथ में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये उसका बात कर रहा है कि अगर किसी प्रकार का आप मिक्स अप काम सप्लाई देते हैं, यानी गुड्स और सर्विस दोनों दे रहे हैं मिक्स हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में बोलता है कि अगर आपका वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही क्या करना, जैसे मान लो कि वहां पर कोई पर्सन है, जैसे मेरा कोई कोई एक जगह कंस्ट्रक्शन साइट का हमको एज ए कॉन्ट्रैक्टर वहां अपॉइंट किया गया, तो हम उसको क्या करेंगे, सर्विस के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे, आदमी, ठीक है। लेकिन बोलता है कि भाई एक काम करो, आदमी तो प्रोवाइड कर रहे हो, खाना भी थोड़ा प्रोवाइड कर दो, ठीक है, बिस्किट उस्किट थोड़ा दे दो, चाय नाश्ता दे दो, ये सब भी दे दो। तो हम क्या करने लगे, दो सर्विस देने लगे, आदमी प्रोवाइड किए उसे क्या दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या बोलता है, अगर इस प्रकार का कोई काम कर रहे हैं तो उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई और सर्विस दोनों को माना जाएगा, और दोनों के लिए जो भी टैक्सेबल होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे आएंगे, तो उसके बारे में देखेंगे कैसे उस पर टैक्स क्या चार्ज किया जाता है, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। supply of goods being food or any other article for human consumption or any drink, उसी का एक तरह से समझ लो कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझ गए, बताने की जरूरत नहीं ना है इसको। अरे जो अभी बोले वही चीज वापस लिखा हुआ है, समझ गए। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अप्रोप्रिएट, ये वाला पार्ट रुको देखते हैं, रुक जा बताते हैं। ये थोड़ा डेफर्ड पेमेंट को लेकर के है, इसको थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाएगा तुम लोग को, रुको बताते हैं इसे बारे में। अभी पहले आगे देखते हैं, जो तुमको ये बताया कंपोजिट सप्लाई के बारे में, इसको पहले देख लेते हैं कि कंपोजिट सप्लाई के बारे में क्या बोले हुए हैं। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में तो क्या बोल रहा है, कंपोजिट सप्लाई कैसा, कंपोजिट सप्लाई पहला बोल रहा है कि कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई अगर आप कर रहे हैं, मतलब कि दो से ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, नेचुरली बंडल, नेचुरली बंडल मतलब देखो एग्जांपल में यहाँ दिखा हुआ है, मोबाइल के साथ चार्जर आता है, उसके साथ वायर आता है, आता है, तो दो तरह का प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि मोबाइल पे अलग जीएसटी चार्ज होता है और चार्जर पर अलग, वायर पर अलग जीएसटी चार्ज होता है। तो उस केस में बोलता है कि अगर ये बंडल्ड हो एक दूसरे से, तो उस केस में क्या देखेंगे कि इन कंजक्शन विथ ईच अदर, मतलब कि क्या वो एक दूसरे के साथ कंजक्ट है, मतलब कि जरूरी है देना। तो वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, जिसमें देखेंगे कि उसमें प्रिंसिपल कौन है, यानी कि प्रिंसिपल कौन सा है, मोबाइल है। तो जो भी मोबाइल पे सर्विस यानी कि जो जीएसटी चार्ज होगा वही चार्ज हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पे भी चार्ज कर देंगे। तो वही बोल रहा है टैक्स लाइबिलिटी शैल बी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, एग्जाम्पल में चार्जर सप्लाइड अलोंग विथ मोबाइल फोन्स, समझ गया। अरे एक बॉक्स के अंदर मोबाइल और चार्जर दोनों आता है, चार्जर का क्या है जीएसटी रेट अलग है और तुमको इसका रेट अलग है, मोबाइल का अलग है। तो बोलता है कि क्या वो नेचुरली बंडल्ड है, पहला केस। दूसरा बोलता है कनेक्शन विथ ईच अदर, क्या मतलब कि वो कंजक्ट, मतलब उसको ईच अदर रहना जरूरी है, ऑब्वियस सा बात है। मोबाइल के बिना चार्जर के बिना मोबाइल क्या करोगे, ऑब्वियस सा बात है कि चार्जर देना जरूरी है, ठीक है। तो बोलता है कि जिस इन अगर दो कंडीशंस को ये फुलफिल कर ले रहा है
तो उस कंडीशन से बोलता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का ऐसा काम करते हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट होगा जिसके चलते आपको दूसरा प्रोडक्ट देना पड़ रहा है, यानी कि मोबाइल के चलते चार्जर देना पड़ रहा है ना, चार्जर के चलते तो मोबाइल नहीं देना पड़ रहा, ऑब्वियस सा बात है। तो कह रहा है कि जो मोबाइल पे सर्विस जो भी चार्ज होगा, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट उस मोबाइल पे चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वही टैक्स क्या करेंगे हम चार्ज कर देंगे किस पे, उस चार्जर पे भी। आगे देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई नॉट नेचुरली बंडल, यहां पर क्या था नेचुरली बंडल, ठीक है। दो कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली, और उसको इंडिपेंडेंटली सप्लाई किया जा सकता था, उसको एक साथ जोड़ करके देने का जरूरत नहीं था मोबाइल और इसकी तरह। स्टिल सप्लाइड टुगेदर, तो बोलता है कि टैक्स लाइबिलिटी शैल बी द रेट अप्लाइड टू द सप्लाई दैट अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। एक एग्जांपल में दे रहा है, एक गिफ्ट पैक कंप्राइजिंग ऑफ चॉकलेट, कैंडल, स्वीट्स एंड बलून्स। जैसे बोल रहा है कि आपने क्या किया, एक गिफ्ट पैक बनाया, गिफ्ट पैक के अंदर आपने क्या डाल दिया, चॉकलेट डाल दिया, आपने बैलून्स डाल दिया, आपने बहुत सारा मिठाई डाल दिया, कैंडीज डाल दिया, हर का अलग अलग जीएसटी। तो बोलता है कि इसको क्या आप अलग से सप्लाई कर सकते थे, यानी कि सेपरेटली इंडिपेंडेंटली आप उसको सप्लाई दे सकते थे, दे सकते थे, ऑब्वियस सा बात है। वो दोनों एक दूसरे से कंजक्शन मैटर करता है उनका, नहीं करता है कि दोनों देना साथ में जरूरी है, नहीं जरूरी है। तो उस कंडीशन से बोलता है कि अगर ये सिचुएशन हो रहा है तो इस कंडीशंस में उन सारे प्रोडक्ट्स में देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट किस प्रोडक्ट का जो है टैक्स रेट है, किस प्रोडक्ट का, ठीक है। जो भी टैक्स रेट जिसका सबसे हाई होगा उसी को क्या कर लेंगे हम लोग, मान लेंगे कि यही प्रोडक्ट जो है आपका सारा प्रोडक्ट है, और सारा प्रोडक्ट जो बेचा गया है उसका वैल्यू लेकर के उस पर वही रेट ऑफ टैक्स उस पर चार्ज कर दिया जाएगा। समझ गए? तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे आगे और कुछ। तो देखो हम लोग क्या क्या देखे, सप्लाई हो रहा हो कंसिडरेशंस के साथ और इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के साथ, तो उस कंडीशंस में हम लोग देखेंगे ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, उसको सीधा मान लेंगे क्या कि वो सप्लाई है। सेकंड कंडीशंस, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सीधे जंप कर जाएंगे कहाँ, शेड्यूल वन में। समझ गए? शेड्यूल वन था ना, शेड्यूल वन में, समझ गए? और शेड्यूल वन में जाकर के देखेंगे कि वो उसके अंदर आता है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो, अगर आता है तो उसको सप्लाई मानेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के क्या देखेंगे, इन दी कोर्स और या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, क्या देखेंगे, इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है तो अच्छा बात है टैक्स चार्ज कर दो, नहीं है, नहीं है तो इस पर बोलता है कि ठीक है नहीं है तो अब कहां जंप कर जाओ वापस से। देखो इधर इसका एक एक्सेप्शन लेकिन और कुछ नहीं, और वो भी एग्जम्प्ट कर चुका गया है। देखो क्या, सप्लाई शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, द एक्सेप्शंस टू सेड रूल्स इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आप किसी प्रकार का सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, जो तुमको स्टार्टिंग में बताए थे, याद होगा इस कंडीशंस में, याद होगा यहाँ पर देखो बताए थे ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में क्या बोल रहा है कि वो रिलेटेड पर्सन होने चाहिए। यहां पर ऐसा कुछ बोल रहा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अगर किसी पर्सन उसको दे रहा हो सर्विस, और वो क्या हो, विथ कंसिडरेशन हो, बट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं भी हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, आपका सर्विस लिया गया है। जैसे मान लो कि हम क्या किए, हम अपने कंपनी में बैठे हुए हैं, मेरा मन हुआ क्या भाई, तो टीवी लगा दो भाई, टीवी देखने का बहुत मन है, तो उसके लिए केबल ऑपरेटर को कॉल किए, बोले कि भाई लगा दो। वो क्या बिजनेस के फर्दरेंस के लिए है, ऑब्वियस है कि नहीं है, ठीक है। फॉर दी बिजनेस के लिए नहीं है, वो मेरे भी इंटरटेनमेंट के लिए लगा करके जाएगा, लेकिन क्या इसमें इसको सप्लाई मानेंगे, तो बोलता है कि हाँ मानेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को मानेंगे, और इस पर क्या होगा, जीएसटी चार्ज होगा। समझ गए? तो एक केस है जो कि एक्सेप्शन अंडर इसके भी दिया हुआ है, इस वाले पार्ट को लेकर के, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आगे जाकर के तुम एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें इस चीज को एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो पता नहीं क्यों दिया है यहाँ, भगवान जाने। तो हम लोग क्या देखें कि सप्लाई, अगर इस सप्लाई को कब माना जाएगा, जब ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो। लेकिन ये तीन कंडीशंस में जैसे ही अगर ये नहीं फुलफिल हो रहा है तो उस केस में हम लोग सीधे जंप कर जाएंगे किस पे, शेड्यूल वन में, और देखेंगे कि क्या वो चार कंडीशंस में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो
आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या ये फुलफिल होता है, यानी कि ये फुलफिल हो रहा है, ये फुलफिल हो रहा है, ये फुलफिल हो रहा है। मान लो कि ये नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है तो क्या देखेंगे, क्या वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो बोलता है कि हाँ है, तो उसको टैक्सेबल मान लेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के अलावा कुछ है तो टैक्सेबल नहीं मानेंगे। यानी कि एक काम को छोड़ करके बाकी किसी भी केस में इसको क्या मान लेंगे हम लोग, टैक्सेबल मान लेंगे। समझ गए? अगर किसी भी केस में अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको टैक्सेबल नहीं लेना है, चाहे कोई भी केस हो, एक्सेप्ट वन केस जिसमें की है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। समझ गए? इसमें आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस के लिए है ही नहीं तो क्यों मानना। नहीं तो ओएलएक्स पे जितना भी सेल किया जा रहा प्रोडक्ट सब पे जीएसटी चार्ज करो, फिर वहां पे बैठ जाओ बीच में गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोलो कि भाई जितना ट्रांजेक्शन होगा मेरे थ्रू होगा और इस पर हर ट्रांजेक्शन पे हमको जीएसटी का अप्लीकेशन हमको चाहिए। समझ गए? तो ऐसा तो है नहीं कि फॉर द पर्पस ऑफ या फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। समझ गए? आगे देखते हैं। इसी पर एक चार्ट हम तैयार किए हैं तुम लोग के लिए, ये देख लो। एक चार्ट तैयार किए हैं। केस वन में सेक्शन 7 में अप्लाई हो रहा है। 7(1)(a) मतलब कि वो क्या है, 7(1)(a) का केवल एक पार्ट देख बता देते हैं तुमको, कौन सा। केवल ये वाला पार्ट कंसीडर करना कि इसके बारे में हम बोल रहे हैं। 7(1)(a) बोले तो इसके बारे में बोल रहे हैं, केवल ये वाला पार्ट। समझ गए? 7(1)(a) का केवल ये वाला पार्ट। समझ गए? तो इसको हम एक नेम दे देते हैं, मान लो सेक्शन 7(1)(a) का एक्स नाम दे देते हैं इसको हम, एक्स। ठीक है? ये केवल उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे होंगे, एक्स के बारे में। तो अगर 7(1)(a)(x) है आपके पास, ठीक है, अगर वो आप किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, लीज कर रहे हो, या किसी प्रकार का, क्या वो हो रहा है? हाँ हो रहा है। सेकंड कंडीशन, क्या वो कंसिडरेशन के लिए है? हाँ है। तीसरा कंडीशन, क्या वो बिजनेस के लिए है? हाँ है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या था हम लोग का, एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन नहीं हो तब ये अप्लाई होगा, तो यहाँ तो नॉट अप्लीकेबल है। क्यों है? क्योंकि वो कंसिडरेशन हो रहा है। ये कब एग्जिस्टेंस में आएगा, जब ये नहीं होगा। समझ गए? ये कब अप्लाई होगा, शेड्यूल 1, जब आपका कंसिडरेशन नहीं होगा तब आपका एग्जिस्टेंस में ये आएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है? तो वही बात हो रहा है कि अगर आपका नॉट अप्लीकेबल है तो उस केस में क्या बोलता है कि आपको सर्विस क्या करना है, लेना है। और एक चीज, शेड्यूल 3 हम लोग को याद होगा, शेड्यूल 3 में हम लोग क्या देखे थे, कुछ लिस्ट जिसमें कि हम लोग बताए थे कि किसको गुड्स और सप्लाई लेना है, किसको नहीं लेना है। समझ गए? याद होगा, जिसमें लिस्ट देखे थे कि यही अगर सप्लाई है तो उसमें कंसिडरेशन हो नहीं हो भाड़ में जाए, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी प्रकार का उसमें से कोई एक लिस्ट में से अगर आप काम कर रहे हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी अप्लाई करेंगे। समझ गए? चलो देखते हैं सेकंड केस। बोलता है 7(1)(a)(x) अप्लाइड है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं रिसीव हुआ है। कंसिडरेशन नहीं रिसीव हुआ है, सीधे कौन सा पैदा होगा यहाँ पर, सीधा शेड्यूल 1 आ जाएगा। बोलेगा कि हम हैं यहाँ पर खड़ा, पहले हमको चेक करो। ठीक है? लेकिन फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी देखना जरूरी है। तो 7(1)(a)(x) अप्लाई है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है। तो देखेंगे कि क्या शेड्यूल का 1 अप्लाई हो रहा है। हाँ हो रहा है। नहीं हो रहा है तो कुछ बात ही नहीं है, कंसिडरेशन नहीं, टैक्स नहीं। अगर शेड्यूल 1 अप्लाई नहीं हो रहा है तो। लेकिन बोलता है हाँ अप्लाई हो रहा है, चलो अप्लाई हो गया। लेकिन अप्लाई होने के बाद क्या वो चीज शेड्यूल 3 के अंदर आता है? ठीक है, शेड्यूल 3 के अंदर आता है तो बोलता है नहीं आता है। शेड्यूल 3 क्या था, निगेटिव लिस्ट, याद है ना? निगेटिव लिस्ट। तो निगेटिव लिस्ट के अंदर आता है, नहीं आता है तो टैक्स चार्ज होगा। निगेटिव लिस्ट के अंदर आता है तो क्या होगा, चार्ज नहीं होगा। समझ गए? आगे देखते हैं तीसरा केस। 7(1)(a) अप्लाई हो रहा है, कंसिडरेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, तो ऑब्वियस सा बात है कि कंसिडरेशन नहीं तो नॉट अप्लीकेबल शेड्यूल 1। जब शेड्यूल 1 अप्लाई, जब ये दोनों है ही नहीं तो फिर शेड्यूल 3 भी कहां से उत्पन्न होगा, क्योंकि निगेटिव लिस्ट का कोई बात ही नहीं बनता है। जब वो चीज है ही नहीं कुछ भी, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। केवल सेल या ट्रांसफर पर जनरली विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब एक सिंपल सा बात हो गया कि तुम मेरे भाई मेरे को एक लैपटॉप दे दो, हम तुम्हारे घर से लेकर के आते हैं, ठीक है,
थोड़ा दिन यूज करेंगे वापस दे देंगे। तो क्या भाई हम एक टैक्सेबल पर्सन है लेकिन तुम लेकर के गए, सीधा बोले भाई ठीक है लेकर तो जा रहे हो लेकिन जीएसटी पे कर देना, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है कि नहीं होगा। आगे बोलता है 7(1)(a)(x) है ही नहीं, मतलब कि ना सेल हुआ ना ट्रांसफर हुआ ना लीज हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, समझ गए। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपको, उस केस में क्या हो जाएगा आपको, बाकी चीज अप्लीकेबल ही नहीं होगा और वो टैक्सेबल ही नहीं होगा, समझ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का एक एक्सेप्शन जो बताया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उस केस में बोलता है कि आपका सर्विस क्या हुआ है, हुआ हो, आपका कंसिडरेशन हुआ हो, लेकिन तीसरा केस क्या देखेंगे, आपका ये हुआ हो या नहीं हुआ हो, उस कंडीशंस में जाएंगे ही नहीं। अगर आपने क्या किया है, आपने सर्विस लिया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है विथ कंसिडरेशन, तो उस केस में हम लोग क्या बोल देंगे, सीधा का सीधा उसको टैक्सेबल बोलेंगे। अगर वो इस लिस्ट में नहीं आता है तो, यानी कि शेड्यूल 3 के निगेटिव लिस्ट में नहीं आता है, तो उसको क्या बोल देंगे, सीधा का सीधा टैक्सेबल बोल ही देंगे। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और ये पार्ट है या नहीं है, ये मैटर ही नहीं करता, ये यहाँ पर मैटर ही नहीं करेगा, वो सीधा का सीधा चार्जेबल हो जाएगा अगर वो निगेटिव लिस्ट में नहीं है तो, समझ गए। आगे देखते हैं, छठा कंडीशन एक दिया हुआ है कि 7 वे अप्लाई है, कंसिडरेशन अप्लाई है, लेकिन ये अप्लाइड नहीं है, तो किसी भी कंडीशंस में ये क्या होगा, इस कंडीशंस में यहाँ पर फिर ये टैक्सेबल नहीं होगा। केवल ये वाला कंडीशंस कब अप्लाई होगा, यानी कि इस कंडीशंस में अगर क्रॉस लगा, बाकी चाहे जितना भी टिक लगा हो, याद रहे इस क्रॉस में, अगर इसमें क्रॉस लगा, किसमें, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाले केस में अगर क्रॉस लग गया एक बार, तो समझो कि वो है ही नहीं, अनटिल अनलेस वो केवल एक चीज नहीं हो, क्या, ये वाला केस, समझ गए। और ये भी कहीं ना तो कहीं अगर इसमें बिलोंग कर गया, यानी कि तुमको इससे बिलोंग कर गया, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव लिस्ट से बिलोंग कर गया तो वो भी नहीं ही होगा। तो ये बहुत फिल्टर होकर के आता है, समझ गया ना। तो बस यही ध्यान देना है, समझ गया। सारा कुछ हो गया। देखो उसी चीज को यहाँ पर एक तुमको इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्म में भी तुमको अगर देखना है तो समझ करके देख लेना कि कैसे कैसे दिया हुआ है, नोट्स पे हम डाल दिए हैं, समझ गए। एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, फ्लो चार्ट के रूप में भी तुमको जाना है तो तुम देख सकते हो, अगर फ्लो चार्ट समझ पाते हो तो अच्छा बात है। ऐसे तुमको चलो दिखाई देते हैं, फटाफट करके दिखा देते हैं कि क्या बोल रहा है। सिंपल सा भाई 7(1)(a)(x) के बारे में बोल रहा है, जो तुमको वहां पर लिखे थे 7(1)(a)(x), ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। बोलता है कि हाँ है, आगे बढ़ते हैं, हाँ है, ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ क्या हो जाएगा, ये जैसे ही नहीं हुआ, ये सीधा देखो लाइन कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, और जो चला जा रहा है कहाँ, अप्लाइज सप्लाई एक्टिविटीज नॉट सप्लाई, मतलब ये तो होना ही होना है चाहे कुछ भी। 7(1)(x) पे क्रॉस लगा, सब खत्म, कुछ नहीं है फिर, समझ गए। आगे देखते हैं, क्या ये कंसिडरेशंस के लिए है, तो दो कंडीशंस निकलता है यहाँ से, हाँ और ना, ठीक है। हाँ अगर होता है, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या वो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो यहाँ भी दो कंडीशन निकलता है, हाँ और ना, समझ गए। अगर हाँ है तो किस कंडीशन में देखे, क्या देखेंगे, क्या ये निगेटिव लिस्ट में आता है, शेड्यूल 3, समझ गए। तो शेड्यूल 3 में अगर आता है तो उस केस को क्या बोलेंगे, एक्टिविटीज नॉट सप्लाई। अगर शेड्यूल 3 में नहीं आता है तो एक्टिविटीज सप्लाई, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, क्या बोले, ये कंडीशन हो रहा है, कंडीशन कंसिडरेशन भी आ रहा है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, एक्चुअली कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, एंड इज इट एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, जैसे ही बोले कि जैसे ही इस पर क्रॉस लगेगा कंसिडरेशन वाले पार्ट पे, वैसे ही शेड्यूल 1 आकर के खड़ा होगा, कहेगा कि ठीक है, तुम इसको यहीं पर डायरेक्ट नहीं बोल दो कि सप्लाई नहीं है, पहले मेरे से चेक होकर के जाओ, कहां पर चेक होकर के जाओ, शेड्यूल 1 में, समझ गए। तो शेड्यूल 1 में वो पहले चेक होगा और उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ करके बोलेगा कि क्या ये इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। याद रहे कि शेड्यूल 1 अप्लाई होगा, लेकिन ये नहीं भूलना है हम लोगों को कि वो इन दी कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो रहा है कि नहीं। तो उस कंडीशंस में देखेंगे हाँ है, तो फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा ये शेड्यूल 3 यानी कि निगेटिव लिस्ट में आता है कि नहीं, सर्विस या प्रोडक्ट अभी सेल कर रहे हैं, अगर आता है तो क्या होगा, नहीं होगा, अगर नहीं आता है तो क्या होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये इसी कंडीशंस में अगर ये नहीं होता है तो नहीं ही होगा, मतलब कि कंसिडरेशन भी नहीं, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन टैक्सेबल होगा, समझ गए, सर्विस ही नहीं माना जाएगा। तीसरा कंडीशन देखो उसी का बोले, क्या है, कंसिडरेशन है, दूसरा कंडीशन
तुमको बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए दिया हुआ है, लेकिन क्या ये एक सर्विस है? तीसरा कंडीशन तुमको अप्लाई होता है, क्या ये सर्विस है, मतलब कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? तो बोलता है कि नहीं, नहीं है। तो नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन बोलता है कि हाँ है, तो है तो क्या करेंगे, जा करके फिर से देखेंगे क्या निगेटिव लिस्ट में आता है, तो आता है तो सप्लाई नहीं मानेंगे, नहीं आता है तो सप्लाई मानेंगे। सेम चीज, वही जो चीज तुमको यहाँ पर बताया, ये सारा कुछ यहाँ पर ऐसे फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। तुमको जिसको फॉलो करना है कर लो, तुमको ये समझ में आता है इसको फॉलो कर लेना, तुमको ये समझ में आता है इसको फॉलो कर लेना, कहानी पूरा यहाँ पर होता है खत्म। और क्या करना है तुमको, बस ध्यान देना है दो चीज, एक होता है शेड्यूल 1 और एक होता है शेड्यूल 3, समझ गया? इन दोनों को ध्यान देना है। कोई कंफ्यूजन हो किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट में जो कि लिस्टेड है कहाँ, 7.2 में, शेड्यूल 2 में, ठीक है, अगर उसमें से किसी भी प्रकार की चीज में कंफ्यूजन है तो फिर आप वहां रेफरेंस में जाइए और जाके चेक कीजिए कि हम लोग को यहाँ पर कौन से कंडीशंस में क्या अप्लाई करना है, और उस कंडीशंस को आप फुलफिल कर लीजिए। समझ गए? समझ गए? तो बाकी सब कहानी इसमें का खत्म हो चुका, कुछ भी। और ये वाला पार्ट तो शायद हम नहीं बताए, ये वाला पार्ट नहीं बताया ना, शेड्यूल 2 का ये वाला पार्ट कहाँ बताया, नहीं बताया। नहीं, ये वाला पार्ट रह गया, देख लो शेड्यूल 2 में एक पार्ट पूरा रह गया। इसके बाद सीधा का सीधा हम लोग जंप कर रहे थे 5 पे ना, जो प्रोडक्ट हम लोग छोड़ दिए थे, दो चीज छोड़ दिए थे, याद होगा। तो देखते हैं। तो बोलता है अंडर शेड्यूल 2 क्या था, क्या भी बताया शेड्यूल 2 के अंदर, क्या बोल रहा है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, वो क्या करेंगे, यहाँ जा करके हम लोग चेक करेंगे। समझ गए? तो इस केस में देखते हैं। अब तो बोलता है कि ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, वही सिंपल सा केस होगा, याद होगा जब बताए थे कि कई कंडीशंस यहाँ बताया, जैसे कि मोबाइल रिपेयर वाला बता दिए, जैसे मान लो कि उसके बाद इंपोर्ट करता है कोई सामान, उसको रिपेयर करता है, वो वाला कंडीशन। तो किसी प्रकार का आप ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट पर, तो उसको क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे, और वो क्या माना जाएगा, अप्लाइड टू अदर पर्सन का गुड्स पे। अगर आप किसी प्रकार का कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट या प्रोसेस, तो उस कंडीशन में उसको माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हैं। समझ गए? इसको थोड़ा देख लो, ये थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तरह से समझ लो ये जानना कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स के बारे में बोल रहा है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स जो है तुमको उसके बारे में बोल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जानोगे तो तुमको बहुत प्रॉब्लम आ सकता है आगे तुमको। क्या? कि गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड या डिस्पोज ऑफ बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस सो फार एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स। बोलता है कि आपने बिजनेस शुरू किया हुआ है, समझ गए, तो बिजनेस में किसी प्रकार का कोई फिक्स एसेट्स अगर आप मान लो कि कहीं बाहर ट्रांसफर कर रहे हो, तो ट्रांसफर करने का 3 कंडीशंस हो सकता है। एक, या तो आप उस एसेट्स का जरूरत नहीं है। कंडीशंस नंबर 2 हो सकता है कि आप उसको खुद के लिए या किसी और के यूज के लिए आप उसको दे रहे हो। और कंडीशंस नंबर 3 हो रहा है कि बिजनेस ही क्लोज कर रहे हो। 3 कंडीशंस हो सकता है, तभी आप क्या करोगे, इस तरह का कंडीशंस आएगा। तो पहला बोलता है कंडीशंस कि अगर आप किसी प्रकार का प्रोडक्ट मतलब फिक्स एसेट्स अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, और उस केस में अगर वो आपका रह ही नहीं जाता है, यानी कि मान लो कि हम मेरे पास एक मशीनरी था जो मेरे यूज का नहीं रहा, ठीक है, हम किसी और को दे दिए, तो वो बोलता है कि उस कंडीशंस में क्या मानेंगे, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। समझ गए? किसके इंस्ट्रक्शन से हो रहा है, मेरे इंस्ट्रक्शन से, तो वही बात लिखा हुआ है, गुड्स ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ डायरेक्शन ऑफ पर्सन। कौन सा पर्सन, जो भी उस मतलब कि एसेट्स को राइटली रिजर्व, यानी कि उस पर जो ऑन करता था, उसका जो ऑनर था, समझ गए ना, तो उसको क्या बोल रहा है कि अगर वो उसके डायरेक्शंस पर किसी प्रकार का अगर फिक्स एसेट्स अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार से उस पर कैश रिसीव हो रहा हो, कंसिडरेशन रिसीव हो रहा हो, नहीं रिसीव हो रहा, इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, उसको सीधा बोलेंगे कि वो क्या है, सप्लाई है। समझ गए? आगे देखते हैं। गुड्स put to private use or available to any person other than business direction of person। ठीक है, दो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट देखो, हो गया क्या, पुट टू प्राइवेट यूज और अवेलेबल टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस। मेन देखो पॉइंट यहां पर यही है, जो सेकंड वाला कंडीशंस बताया कि वो प्राइवेट यूज के लिए यूज कर रहा हो, ठीक है,
जैसे वो प्रोडक्ट मेरा था, मेरा टीवी सेल करने का काम था, उसके साथ नहीं टीवी सेल इस फिक्स टीवी हुआ नहीं। जैसे मेरा लॉन्ड्री का बिजनेस था, मेरे यहाँ लॉन्ड्री का बिजनेस था, ठीक है, वहां पर हम कुछ वॉशिंग मशीन का सेट लगा करके रखे हुए थे कि मान लो कोई भी प्रोडक्ट आप मतलब कोई भी क्लॉथ दे करके जाता है तो उसको धोने का काम, तो जो भी वॉशिंग मशीन था वो उसका फिक्स एसेट था वहां पर। तो जब वो फिक्स एसेट्स उसको लगा कि भाई आप क्या करते हैं कि हमको जो है इसको अपने यूज में लेकर के आना है, इसको लेकर के चलो, यहाँ के लिए हम बाद में देख लेंगे क्या करना है, तो उस केस में क्या हुआ, प्राइवेट यूज हो गया। हम्म? तो बोलता है कि क्या इसको हम लोग मानेंगे कि ये प्रोडक्ट सप्लाई हुआ है, तो बोलता है कि हाँ मानेंगे। क्या बोलता है, गुड्स या हेल्ड यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस। अगर बिजनेस के लिए करेगा तो सिंपल सा केस है कि भाई उसका तो जीएसटी चार्ज होगा ही होगा, जो कि हम लोग जनरली अदर केसेस में देख चुके हैं, ठीक है, कितना भी केसेस में। लेकिन बोलता है कि अदर देन बिजनेस भी अगर हो रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे, अगर फिक्स एसेट्स का अगर सप्लाई कर रहे हैं आप। लेकिन वो डायरेक्शन किसका हो वहां पर, तो वो जो भी उसका ऑन करता हो, जो भी उसका ऑनर हो उसको, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि आप सीजेस टू टैक्सेबल पर्सन हो गए, मतलब कि अब आपका बिजनेस बंद हो रहा है, आप क्या करेंगे, एसेट्स बेच देंगे, एसेट्स बाहर कर देंगे, ठीक है। तो बोलता है कि डीम्ड टू बी सप्लाई माना जाएगा कौन सा प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि मैंने 3 लाख का मशीन, 5 लाख का मेरे पास सामान पड़ा हुआ था, 5 लाख का मेरे पास सामान पड़ा हुआ था, जिसमें से 3 लाख हम बेच दिए, 3 लाख बेचे, उसमें तो चलो जीएसटी चार्ज हुआ, जीएसटी पे कर दिया। लेकिन 2 लाख का सामान क्या कर लिए, हम क्या कर लिए, हम लोग क्या किए कि टू बी टैक्सेबल पर्सन। देखो सुनो, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो प्लीज, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि बिजनेस हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस क्लोज कर रहे हैं तो हम अब टैक्सेबल पर्सन नहीं होंगे। अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं होंगे तो उस केस में बोलता है कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई सेल में बच जाता है, जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट है जो कि बच गया आपके पास, तो वो प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, लेकर चले जाएंगे अपने यूज के लिए। तो बोलता है कि हम उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। कब का सप्लाई मानेंगे, जस्ट बिफोर क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस या सीजेस टू टैक्सेबल पर्सन जब भी आप हो रहे थे। अब सीजेस टू टैक्सेबल पर्सन का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी कंडीशंस में आपको वो टैक्स लाइबिलिटी से हटा दिया गया हो या आप हट गए हो, ठीक है, यानी कि अब आप वो पर्सन रहे ही ना हो टैक्सेबल पर्सन, तो उस कंडीशन में बोलता है। तो जनरली क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस ही होता है ये चीज, तो इसीलिए हम बार बार क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में बोलता है कि अगर ऐसा कंडीशंस है तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि ये सप्लाई आपने खुद को दे दिया और वो प्रोडक्ट का कंजम्पशन अब आप खुद करिए या जो करना है कीजिए, लेकिन हम मानेंगे लिए लेंगे कि आपको ने सप्लाई खुद को दे दिया और उस पर क्या कीजिए, जीएसटी चार्ज कीजिए और जीएसटी आप पे कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इस पर कुछ एक्सेप्शंस दिया हुआ है, इस कंडीशंस पे कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है। बोल रहा है बिजनेस ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब तुमको पता है, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है चलता फिरता बिजनेस, मतलब कि बिजनेस बंद करने का पर्पज से आपने नहीं दिया, क्या दिया कि सामने वाला उसको अब यूज करेगा, समझ गए। जैसे मेरे पास जो भी प्रोडक्ट या माल बचा हुआ था हम पूरा का पूरा उठा करके या तो किसी पर्सन को दे दिए कि भाई पूरा का पूरा हम प्रोडक्ट तुमको सेल कर रहे हैं, ठीक है, तुम लेकर के जाओ और जाकर के तुम अपना बिजनेस करो, या पूरा बिजनेस सेटअप ही उसको हम सेल कर दिए, समझ गए, कि तुम सीधे वो आएगा आकर के बेचेगा, ठीक है। तो वो उसको एक्सेप्शन में रखा है, क्यों रखा है, अगर इस पर मान लो कि जो बिजनेस सेल करने का जो प्रोसेस है, यानी कि जो बिजनेस सेल करके, जैसे मान लो कि उससे 20 लाख 50 लाख जो भी रुपीज उससे पूरा प्रोडक्ट का जो मिला करके 50 लाख लिया, उसका कंडीशन अलग है, उसका बात नहीं कर रहे हैं हम लोग किसका बात कर रहे हैं, उसमें जो फिक्स एसेट्स लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग इसका एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना, कि जो फिक्स एसेट्स वहां लगा हुआ है उसका एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं कि उस पार्ट का अगर क्या ट्रीटमेंट लेंगे, उस पार्ट को क्या अलग से जीएसटी चार्ज करेंगे, बोलता है नहीं उसको चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो बिजनेस अलग पर्सन के पास गया, अगर मार्केट में उसको सेल करता है तो वो तो फिर जीएसटी पे करेगा ही, समझ रहे हो, हैं। तो इसीलिए वहां पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। दूसरा कंडीशंस बोलता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय वे ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन। जैसे मान लो कि कोई एक मेरा भाई है, हम बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, मेरा एक बिजनेस था हार्डवेयर शॉप का, हम जाके बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, तो मेरा भाई था, बोले कि भाई एक काम कर, हम तो आज से बिजनेस नहीं देख पाएंगे, तू आकर के देख, हम समझ गए, तो हम तो अपना सब कुछ छोड़ देंगे, वो अपना आएगा करके नया रजिस्ट्रेशन कराएगा, नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा, सब कुछ करेगा। तो इस केस में क्या, वो एक रिप्रेजेंटेटिव मेरे रूप में आकर के काम करना शुरू किया, तो उस केस में ही बोलता है कि इस केस में भी हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे और ये इसके अंदर में
नहीं आएगा। समझ गए? तो यहीं पर तुम्हारा होता है कहानी खत्म सारा। मिलते हैं अब तुम लोग से नेक्स्ट क्लास में।